श्री जयशंकर प्रसाद के जीवन पर श्री विनोद शंकर व्यास की लिखी हुई पुस्तक प्रसाद और उनका साहित्य में आगे पढ़ते हुए पार्ट 2। प्रसाद की रचनाओं को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आरंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा अंतिम काल। प्रसाद और उनका साहित्य आरंभिक काल 1910 से 1922 ईस्वी तक की लिखित पुस्तकों में है। इनमें विशाख, राजश्री, अजातशत्रु, झरना, प्रतिध्वनि, छाया, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और चित्राधार सम्मिलित हैं। 1923 ईस्वी में प्रसाद जी से मेरा परिचय हुआ था। 1923 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक उनका मध्यकाल समझना चाहिए। उस समय तक उनकी प्रकाशित पुस्तकों की सूची इस तरह है: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, आकाशदीप, आंसू, कंकाल और एक बूंद। 1929 ईस्वी से 1937 तक आंधी, तितली, ध्रुवसामिनी, इंद्रजाल, लहर, कामायनी, काव्य और कला और अधूरा इरावती उपन्यास। प्रसाद जी का मध्य और अंतिम काल ही महत्वपूर्ण समझा जाएगा, क्योंकि इन कालों के सभी ग्रंथ संसार की किसी भाषा में भी अनुवादित होकर विश्व साहित्य में स्थान बना सकते। मैंने देखा है प्रसाद जी की दिनचर्या ही साहित्यक थी। प्रातः काल से रात्रि तक वे या तो पढ़ते लिखते अथवा लेखक और कवियों से साहित्यिक चर्चा होती रहती। उन्हें अवकाश ही न मिलता कि वह अपने व्यवसाय की ओर ध्यान देते। अधिक से अधिक वह इतना ही करते थे कि कस्तूरी का व्यापारी आया तो कस्तूरी परख कर खरीद लेते। भपका चढ़ा तो गुलाब जल और इत्रों की देखरेख कर लेते। प्रसाद जी अपने व्यवसाय के पूर्ण ज्ञाता थे। वे सुरती, इत्र और हर तरह के टॉयलेट का सामान बहुत सुंदर बना लेते थे, लेकिन इन कार्यों में उनका मन ही न लगता था। संध्या समय नारियल बाजार में उनकी दुकान के सामने वाले चबूतरे पर बैठक जमती। साहित्यकों का नियमित जमघट होता। 6 से 9 बजे रात तक बातें होती रहती। कभी कभी आने वाले लोगों में साहित्यिक प्रश्नों पर तर्क भी होने लगता। प्रसाद जी मौन होकर सुनते और अंत में कभी बहुत पूछने पर अपना मत प्रकट करते। बहुत सा व्यर्थ समय नष्ट करने वाले मनुष्य भी आकर उनके यहाँ एकत्रित हो जाया करते थे। उनके चले जाने पर मैं उनसे कहता, पता नहीं आपको इन मूर्खों को बैठा रखने में क्या मज़ा मिलता है। तो वे व्यंग पूर्वक कहते, क्या तुम चाहते हो कि ऐसे लोगों को मैं अपने यहाँ आने से मना कर दूं? प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी को दुखी और अपमानित नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि प्रसाद जी मौन गंभीरता का अभिनय कर अपना गौरव बनाए रखने की चेष्टा करते थे। मैंने अपने इतने दिनों के लंबे साथ उन्हें सर्वदा मृदुभाषी, हंसमुख, मिलनसार, सहृदय और व्यवहार कुशल पुरुष ही पाया। हाँ, वे इंटरव्यू, सम्मति और विवादग्रस्त प्रश्नों के उत्तर देने से सदैव ही दूर रहते थे, क्योंकि इस 20वीं शताब्दी के पत्रकारों की तिल का ताड़ बना लेने वाली आदत से वे भली भांति परिचित थे। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जिन लोगों ने उनकी रचनाओं की तीव्र आलोचना लिखी है, उनके प्रति भी प्रसाद जी कोई द्वेष नहीं रखते थे। सामना होने पर मुस्कराकर वह सज्जनोचित रूप से पेश आना और उस आलोचना के संबंध में भूल से एक शब्द अपनी जबान पर न लाना उनकी विशेषता थी। यहाँ पर यह भी लिख देना अनुचित न होगा कि आरंभ काल में स्वर्गीय प्रेमचंद जी भी प्रसाद जी के विरोधियों में थे। उन्होंने प्रसाद जी के नाटकों के संबंध में लिखा था कि नाटकों में ऐसे प्लॉट का उपयोग करना गड़े मुर्दे उखाड़ना है। उनकी वह आलोचना माधुरी में प्रकाशित हुई थी।
प्रेमचंद और प्रसाद दो ही सम्मानित महारथी हिंदी संसार में विशेष श्रद्धा के पात्र थे। प्रेमचंद जी के इन शब्दों का प्रभाव प्रसाद जी के ऊपर अवश्य पड़ा था, किंतु बाहर से वह प्रकट नहीं करना चाहते थे। हिंदी के साहित्यिक बाजार में उन दिनों दलबंदों की धूम थी। एक तरफ विख्यात प्रोपेगेंडिस्ट पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी अपना बंगीय शंख फूंक रहे थे, दूसरी तरफ पंडित दुलारे लाल भार्गव उदीयमान लेखकों का खांचा तैयार कर रहे थे। ये दोनों महापुरुष प्रसाद जी के विरोधियों में थे। एक दिन आवेश में आकर मैंने प्रसाद जी से कहा, मैं इन लोगों का उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, लिखने दो, न मैं खुद उत्तर देना चाहता हूँ और न तुम्हें ही सलाह दूंगा। उन दिनों नोबेल प्राइज विजेता स्विस लेखक कार्ल स्पिटलर की लाफिंग ट्रुथ्स पुस्तक में पढ़ रहा था। उसमें एक स्थान पर लिखा था, यहाँ पर एक और सुंदर दृश्य है। एक लेखक समूह दूसरे समूह को गर्व के साथ पशुवत आचरण करने वाला सिद्ध करके समाज से पृथक करता है, और दूसरा समूह भी उन्हें विश्वासघातक तथा भ्रष्ट कहकर उनका परिचय स्त्रियों को देता है, और इस पर भी हम लोगों को ग्रंथकार की कला का सम्मान करने के लिए कहा जाता है। मैं नहीं जानता कि इसको आरंभ किसने किया, किंतु मेरा संबंध इस बात की खोज करने से कि इसका अंत कौन करेगा बहुत अधिक है। मैंने यह वर्णन प्रसाद जी को दिखलाया। वह मुस्कराए, बोले, ऐसे लोग सभी युग में और सभी साहित्य में रहे हैं और रहेंगे, उन पर ध्यान न देना चाहिए। मेरा यह लिखने का तात्पर्य यही है कि ऐसी बातों को द्वेष के रूप में प्रसाद जी अपने मस्तिष्क में स्थान नहीं देते थे। उस आलोचना के कई मास बाद प्रेमचंद जी प्रसाद जी के यहाँ आए और उन्होंने अपने लिखने पर खेद प्रकट किया। प्रसाद जी बड़ी सरलता से कहा, मुझे उसका कोई ख्याल नहीं है। कंकाल की आलोचना करते हुए उसी भाव को प्रेमचंद जी ने स्वयं प्रकट किया था। कंकाल प्रसाद जी का एक पहला ही उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सकें। मुझे अब तक आपसे यह शिकायत थी कि आप क्यों प्राचीन वैभव का राग अलापते हैं, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लिखते जिनमें वर्तमान समस्याओं की गुत्थियां सुलझाई गई हों। न जाने क्यों मेरी यह धारणा हो गई है कि हम आज से 2000 वर्ष पूर्व की बातों और समस्याओं का चित्रण सफलता के साथ नहीं कर सकते। मुझे यह असंभव सा मालूम होता है। इसको उस जमाने के रहन सहन आचार विचार का इतना अल्प ज्ञान है कि कदम कदम पर ठोकरें खाने की संभावना रहती है। इसको बहुत कुछ कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है और कल्पना यथार्थ का रूप खड़ा करने में बहुधा असफल होती है। शायद मेरी यह प्रेरणा का फल है कि प्रसाद जी ने उस उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं को हल करने की चेष्टा की है और खूब की है। मेरी पहली शिकायत पर कुछ लोगों ने मुझे खूब आड़े हाथों लिया था, पर अब मुझे यह कठोर बातें बहुत प्रिय लग रही हैं। अगर ऐसी ही 10-5 लताड़ों के बाद ऐसी सुंदर वस्तु निकल आए तो मैं आज भी उनको सहन करने को तैयार हूँ। अंत में घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि प्रतिदिन जब प्रातःकाल प्रसाद जी टहलने के लिए विक्टोरिया पार्क में जाते थे तो प्रेमचंद जी से उनकी मुलाकात बराबर होती। प्रसाद जी की अंतरंग मंडली बहुत अच्छी बड़ी न थी। वह किसी के यहाँ जाने में हिचकते थे। जब कभी वह घर से बाहर निकलते तो उनके लिए 2 ही स्थान थे, या तो श्री राय कृष्णदास के यहाँ अथवा मेरे यहाँ। उनके मित्रों में राय कृष्णदास जी और पंडित केशव प्रसाद मिश्र प्रमुख थे। मित्रता के संबंध में प्रसाद जी का क्या सिद्धांत था, इसका आभास आंधी कहानी के इस अंश में झलकता है। मित्र मान लेने में मेरे मन को एक तरह की अड़चन है, इसलिए मैं प्रायः अपने कहे जाने वाले मित्रों को भी
जब अपने मन में संबोधन करता हूँ तो परिचित ही कहकर, सो भी जब इतना माने बिना काम नहीं चलता। मित्र मान लेने पर मनुष्य उससे शिव के समान आत्मत्याग, बोधिसत्व के सदृश सर्वस्व समर्पण की जो आशा करता है और उसकी शक्ति की सीमा को तो माया अतिरंजित देखता है। वैसी स्थिति में अपने को डालना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जीवन का हिसाब किताब किसी काल्पनिक गणित के आधार पर रखने का मेरा अभ्यास नहीं, जिसके द्वारा मनुष्य सबके ऊपर अपना पावना ही निकाल लिया करता है। कभी कभी हम लोग इक्के पर बैठकर पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र और भाई वाचस्पति के यहाँ जाया करते थे। मुझे अभी तक भूला नहीं है कि एक तरफ 6 पैसे के इक्के पर मैं और प्रसाद जी जा रहे थे और दूसरी ओर से विश्वविद्यालय से आते हुए स्वर्गीय लाला भगवान दीन, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और स्वर्गीय पंडित रामचंद्र शुक्ल एक ही इक्के पर लदे चले आ रहे थे। सहसा मैं प्रसाद जी से कह उठा, देखिए यह साहित्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके इतने बड़े बड़े महारथी लोग 6 पैसे के इक्के पर धूल फांकते हुए चले जा रहे हैं। इस अवसर पर वह खिलखिलाकर हंस पड़े। पहला संस्करण मकर संक्रांत संवत 1996 को निकला और तृतीय संस्करण अक्षय तृतीया 2006 संवत में। इसके मुद्रक हैं श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी, सन्मार्ग प्रेस, टाउन हॉल बनारस, और तीसरे संस्करण पर मूल्य लिखा हुआ है 2 रुपये 8 आने।